मेरा नाम महिमा है। मैं एक छोटे से गांव की लड़की हूँ। मेरे परिवार में मेरे दादा दादी, मेरी एक विधवा बुआ और मेरे चाचा रहते थे। उस वक्त मेरी उम्र 16 साल की थी। एक दिन रात के 2 बजे मेरी माँ ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। वह मुझे बड़े बुरी तरह से उठा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने रात के इस वक्त कोई तूफान आ गया हो। मुझे उस वक्त बहुत हैरानी हुई थी, जबकि ना तो अभी स्कूल का वक्त था और ना ही घर में कोई काम था। रात के 2 बज रहे थे। मुझे सोए हुए अभी 2 ही घंटे हुए थे। मैं अपनी पढ़ाई करने की वजह से देर से सोई थी। मैंने माँ से कहा, क्या बात है माँ, मुझे सोने क्यों नहीं देती हो? मगर माँ मुझे ज़बरदस्ती उठाए जा रही थी कि उठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं गुस्से से उठकर बोली, जी बताइए क्या बात करनी है आपको रात के इस वक्त? माँ घबराते हुए मुझसे कहने लगी, सुनो बेटी, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैंने कहा, चलना पड़ेगा, वह भी रात के इस वक्त? मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं अपनी आंखें साफ करते हुए बोली। तभी माँ ने कहा, चुप करो, धीमी आवाज़ में बात करो, ज़्यादा तेज बोलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अभी इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा, वरना तुम सारी उम्र शक्ल देखने के लिए तरसती रहोगी। मैं माँ की यह सारी बातें सुनकर होश में आ गई। अब तो मेरी नींद भी उड़ चुकी थी। मैंने माँ से कहा, माँ आप ये कैसी बातें कर रही हो, आखिर हुआ क्या है? माँ ने मुझसे कहा, ज़्यादा बातें मत करो और तुम मेरी माँ बनने की कोशिश भी मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो जो मुझसे इतने सवाल किए जा रही हो। अगर चलना चाहती हो तो जल्दी से खड़ी हो जाओ, अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो, वरना दोबारा तुम मुझे देखने को भी तरस जाओगी। फिर रहना अपनी दादी और अपनी बुआ के साथ, जो तुम्हें इंसान नहीं समझती। तुमने देखा है उनका व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा रहता है। मैं इन सब बातों से तंग आ गई हूँ। माँ की बात सुनकर मैं काफ़ी सहम गई थी। मैंने माँ से कहा, मुझे कहीं नहीं जाना और आपको क्या हो गया है, आप ये कैसी बातें कर रही हो? माँ ने कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो, इस घर में मरती रहो, इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया था। माँ यह कहकर बहुत गुस्से से अपना बैग पैक करने लगी। मैं हैरान होकर उन्हें देख रही थी। मैंने माँ को कहा, मैं अभी बाहर जाकर सबको बताती हूँ, माँ इस घर से भाग रही हैं। मैं माँ को धमकी देने लगी। मेरी धमकी सुनते ही माँ ने अपने हाथ में चाकू उठा लिया और कहने लगी कि ठीक है, जाओ और जाकर सबको बता दो कि मैं इस घर से जा रही हूँ और मैं अपनी जान ले लूँगी। अगर तुम्हें अपनी माँ की जान की फिक्र है तो चुपचाप यहाँ बैठी रहो। माँ की सारी बातें सुनकर मेरे दिमाग में अजीब सा ख्याल आया। मैंने अचानक ही उनसे कह दिया कि मुझे भी आपके साथ चलना है। मेरे दिल में अपनी माँ के लिए मोहब्बत जाग उठी थी। मेरी माँ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि बेटी, मैं तुझे कभी दुनिया वालों के सामने बेइज्जत नहीं होने देना चाहती। मुझे तेरी फिक्र है, इसलिए मैं तुझे अपने साथ यहाँ से लेकर जा रही हूँ। मैं तेरे लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकती। हमें यहाँ से जाना ही होगा। माँ बहुत अजीब तरह की बातें करने लगी थी। माँ कभी भी कोई फैसला कर लिया करती थी, लेकिन आज वह मुझे बहुत अजीब लग रही थी। आखिर हम लोग इस घर से जा रहे थे और हमेशा हमेशा के लिए, और हमें पता था कि हमारे जाने के बाद इस घर के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं। जाहिर सी बात है, रात के समय एक माँ बेटी को, वह भी जवान बेटी को लेकर घर से चली जाएगी तो क्या दोबारा उसके ससुराल वाले उसे घर में कदम रखने देंगे? आप लोग तो इस बारे में जानते ही हैं, हमारे समाज में औरतों पर कितनी पाबंदियां लगाई जाती हैं, और मेरी माँ इन सब पाबंदियों को ख़त्म करके मुझे अपने साथ लेकर मुझे ना जाने कौन सी जगह लेकर जा रही थी। लेकिन मुझे बस अपनी माँ की फ़िक्र हो रही थी। मैं जानती थी कि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। किसी तरीके से भी मैं अपनी वजह से अपनी माँ को दुख नहीं पहुँचाना चाहती थी। इसलिए मैं तैयार होकर अपनी माँ के साथ खड़ी हो गई। मेरी माँ ने एक सफ़ेद चादर ली और उससे खुद को अच्छी तरह से ढक लिया, और एक चादर माँ ने मुझे दी और कहने लगी कि तुम भी अपने आप को ढक लो। उसके बाद हम धीरे धीरे अपना सामान उठाकर घर से बाहर चलने लगे। माँ कह रही थी, किसी तरह का शोर मत करना, किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और हम दोनों पीछे के दरवाजे से घर के बाहर चले गए। मैंने माँ से कहा, माँ आप में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि आप रात के इस वक्त यहाँ से अकेले निकल रही हो? जब हम घर का दरवाज़ा खोल रहे थे तो ज़रूर किसी न किसी को सुबह होते ही हमारे बारे में ज़रूर पता चल जाएगा। माँ आपको तो किसी बात की भी परवाह नहीं है कि वह लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। माँ मुझसे कहने लगी, चुपचाप पहले यहाँ से चलो, जब हम लोग ट्रेन में बैठ जाएंगे तब मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी। हम लोग जैसे तैसे छुपकर रेलवे स्टेशन की तरफ गए और वहाँ जाकर
औरंगाबाद की ट्रेन में बैठ गए। मैंने माँ से वही सवाल दोबारा दोहराया। माँ ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि हम दोनों जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर हम महफूज रहेंगे? मैंने माँ से कहा, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कोई पेड़ से गिरा हुआ फल हूँ। माँ गुस्से में कहने लगी, चुपचाप बैठी रहो, तुम्हें तो कोई बात समझ ही नहीं आती। मैंने माँ से कहा, अब तो माँ मुझे बता दो कि हम कहाँ जा रहे हैं। माँ मुझे कहने लगी कि तुम्हें पता है महिमा, तुम्हारी बुआ ने क्या कर रखा था? वह मेरी जान लेना चाहती थी, इसलिए कि तुम्हारे पिता यहाँ नहीं बल्कि दूसरे देश में काम करते हैं। तुम्हारे पिता ने वहाँ पर दूसरी शादी कर ली है। ये लोग मुझे मारकर दूसरी औरत को यहाँ पर रखना चाहते हैं। माँ आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, महिमा, अगर मैं आज यहाँ से ना निकलती तो सुबह तुम्हें मेरा मरा हुआ मुंह देखना पड़ता। तुम जानती हो इन लोगों ने मुझे मारने का पूरा इंतजाम भी कर लिया था। माँ की बातें सुनकर मैं तो बुरी तरह से डर गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे घरवाले, मेरी बुआ और मेरे दादा दादी मेरी माँ की जान के दुश्मन बन जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि मेरे पिता ने वहाँ दूसरी देश में जाकर एक अमीर औरत से शादी कर ली थी। वह लोग यही चाहते थे कि अगर वह औरत हमारे घर में आ जाती तो उसके मायके वाले यहाँ पर भी मेरे पिता और उनके घर वालों को काफ़ी सारे पैसे देते थे। मुझे यह सोच सोच कर शर्म आ रही थी कि आखिर दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। माँ बताने लगी, वह लोग इस औरत को घर में लाकर बसाना चाहते थे और उस दूसरी औरत को यह दिखाना चाहते थे कि उनके बेटे की कोई पहली पत्नी नहीं है, इसलिए वह लोग मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे। माँ की बात सुनकर मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। मेरे दिल ने काम करना ही बंद कर दिया था। मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा था कि अब हम सारी ज़िंदगी पिता के बगैर ही गुजारेंगे। मैंने माँ से पूछा, माँ, क्या पिताजी कभी हम लोगों को साथ नहीं रहेंगे? हमें उनके बगैर ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी? माँ ने कहा, हाँ बेटी, हमें तुम्हारे पिता के बगैर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। अब तुम यह समझ लो कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह कभी भी हमें उस दूसरी औरत के सामने कबूल नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें उस घर से लेकर आ गई हूँ। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर उस घर से भाग आई हूँ, यह सुनने के बाद तो वह यही अंदाज़ा लगाएंगे कि ना जाने मैं तुम्हें बिगाड़ने या बेचने के लिए कहाँ लेकर चली गई हूँ। बेटी, तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। माँ ने मुझे अपने गले से लगाते हुए कहा। मैं और माँ दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस तरह से अपना घर छोड़ना पड़ेगा। पिताजी ने हम दोनों को छोड़ दिया था, वह भी बीच रास्ते में, वह भी उस दूसरी अमीर औरत से शादी करने के लिए। हम माँ बेटी के लिए इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती थी। ट्रेन में हमारे सामने ही एक जवान लड़का बैठा हुआ था। मैंने देखा कि वह लड़का बहुत गौर से हमारी बातें सुन रहा था, इस तरह से देख रहा था जैसे वह हमें पहले से ही जानता हो। सफ़र बहुत लंबा था, शायद वह भी हमारी बातें सुनकर अपना दिल बहला रहा था या फिर ऐसे ही हमें देख रहा था। लगभग 8 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम लोग औरंगाबाद पहुंच चुके थे। फिर हमने स्टेशन से एक ऑटो पकड़ी। उसमें माँ और मैं बैठकर न जाने कौन सी जगह चले गए थे। माँ ने रिक्शे वाले को एक पता बताया और कहने लगी कि हमें इस पते पर छोड़ना। सुबह के 11 बज चुके थे। हम एक घर के पास आ गए थे। यह घर काफ़ी पुराना लग रहा था, लेकिन बहुत बड़ा भी था, जबकि आसपास और भी घर थे। मगर उस घर की बात कुछ और थी। वह घर बहुत बड़ा था। मैंने माँ से पागलों की तरह कहा, माँ, क्या यह हमारा घर है? माँ मुझे कहने लगी, पागल हो गई है क्या? तुम्हारे पिता ने कभी इतना पैसा नहीं भेजा कि इतना बड़ा घर भी खरीदने के बारे में सोच सकूं। बस मैं अपने थोड़े जेवर गिरवी रख दिए हैं, अब उन्हीं के साथ हमें गुजारा करना है। इस घर को मैंने देख लिया है। मेरी एक सहेली इसी शहर में रहती है, उसकी मदद से मैंने यह घर किराए पर ले लिया है। अब हम लोग इसी घर में रहेंगे और मैं तुम्हें इस शहर के सबसे बड़े स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी ताकि तुम्हें डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सके। माँ की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। माँ ने मुझे खूब प्यार किया और हम उस घर में दाखिल हुए। मैं सोच रही थी कि कम से कम उस घर से तो यही माहौल अच्छा था। उस घर में तो पढ़ाई को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। मैं उस घर के कोने में जाकर देखने लगी कि पूरा घर देखकर मैं बहुत खुश हुई। घर वाकई में बहुत बड़ा और खूबसूरत था। आसपास में माहौल भी काफ़ी अच्छा था। गलियां बहुत चौड़ी चौड़ी थी और मुझे तो यह सब कुछ बहुत ही नया और अनोखा लग रहा था। हम लोग यहाँ रहने लगे। हमें यहाँ आए हुए 4 दिन गुजर चुके थे। हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक मूंछों वाला आदमी उस दरवाजे पर खड़ा हुआ है।
मैंने माँ को अंदर जाकर बताया कि बाहर कोई आया है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमसे किसने कहा था? तुम जाकर दरवाज़ा खोलो। आइंदा कोई भी आए, तुम्हें आकर फ़ौरन मुझे बताना है। मैं माँ को देखकर हैरान हो गई। उन्होंने मुझसे कहा, अब जल्दी जाओ और कहीं जाकर छुप जाओ। किसी के भी सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने कमरे में चली गई। माँ ने बताया कि वह मकान मालिक का नौकर था और एडवांस लेने आया था। माँ ने जाकर उसे पैसे दे दिए और दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई। माँ ने मुझे देखकर बहुत गुस्सा कर रही थी। मैंने माँ से पूछा कि क्या हुआ है माँ? लेकिन माँ कुछ बोली नहीं और अपने कमरे में चली गई। फिर 2 घंटे बाद आई और कहने लगी, तुम इतना परेशान मत हुआ करो। मैं तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाना चाहती हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुम कौन से स्कूल में पढ़ना चाहती हो। मैंने माँ को एक फेमस स्कूल का नाम बताया था। माँ ने उस स्कूल के लिए हामी भरी थी। कुछ ही दिनों में मेरा एडमिशन हो गया था और मैं स्कूल में जाना शुरू कर दिया था। जिस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था वह स्कूल तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन बहुत महंगा भी था। वहाँ पर हर चीज़ पैसों की मिलती थी, कॉपी किताबें भी महंगी मिलती थी और स्कूल की फ़ीस भी बहुत थी। गांव में तो सब कुछ सस्ता होता था। मैं वहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए मुझे शहर का स्कूल गांव के स्कूल के मुकाबले बहुत महंगा लग रहा था। मैंने माँ को यह बात बताई तो वह सोचने लगी और कहने लगी, महिमा, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी माँ ही नहीं, बाप भी हूँ। इसलिए तुम्हें जिस चीज़ में अपना मन हो तुरंत मुझे बताना। जितना भी खर्च होगा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। माँ यह बात कहकर मुझे बहुत तसल्ली दिया करती थी। लेकिन कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि घर में नई नई तरीके की चीज़ें मौजूद होने लगी हैं, जो हम अपने पैसों से तो कभी भी नहीं ला सकते थे। फिर एक दिन हमारे घर में अजीब सी बात हुई। एक दिन की बात है, मैं स्कूल से घर आई और उस दिन मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं जैसे ही छुट्टी लेकर घर आ गई, मगर घर का दरवाज़ा खुला देखकर मैं चौंक गई थी। तो माँ बैठी हुई थी। माँ के साथ कोई उम्रदार औरत और एक आदमी भी मौजूद था। मैंने उन्हें पहले कभी हमारे घर पर आते हुए नहीं देखा था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वह माँ के जानने वाले तो नहीं हैं, बल्कि यह लोग तो कोई और ही लग रहे थे। माँ ने मुझे पहले से ही समझा रखा था कि घर में कोई भी आए तुम्हें उनके सामने नहीं आना है। तो इसलिए मैं घर के बाहर ही उन लोगों के जाने का इंतज़ार करने लगी, जबकि वह लोग घर के आंगन में बैठे हुए थे। मैं काफ़ी देर तक इसी तरह बाहर खड़ी रही। खड़े-खड़े मेरी टाँगों में अब दर्द शुरू हो गया था, लेकिन माँ ने तो मुझे बहुत सख्ती से मना किया था कि कभी भी मैं किसी के सामने ना आऊँ। अगर मैंने इस तरह कोई भी गलती करी तो हमारा रहना यहाँ पर मुश्किल हो सकता है। तो उन लोगों के जाने के बाद मैं घर के अंदर आ गई। मैंने माँ को सारी बात बता दी। माँ ने मुझे अपने गले से लगाते हुए कहा, अरे बेटी, तुम हर बात को अपने सर पर सवार मत किया करो। डरो मत, यह लोग मकान के लिए ही बात करने आए थे। मैंने कहा, क्या बात करने आए थे ये लोग? माँ ने बताया कि यह लोग हमारे साथ रहना चाहते हैं। उनके पास कोई घर नहीं है। यह लोग चाहते हैं कि हमारे घर में आधा किराया यह दे और हमारे साथ रहे। पूरा मकान यह लोग खरीद नहीं सकते और न ही किराए पर ले सकते हैं। माँ की बात सुनकर मैंने इनकार कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं रह सकती। आप तो जानती हैं ना कि मुझे किसी के साथ रहने की आदत नहीं है। भले ही हम लोग कम खा लेंगे, लेकिन हम किसी के साथ यहाँ नहीं रहेंगे। माँ ने मुझसे कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है बेटी, लेकिन मैंने माँ को वहीं रोक दिया। मैंने कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं है, मैं किसी के साथ नहीं रहूँगी। मैंने अपनी माँ को यह बात का तो जवाब दे दी थी, लेकिन मेरी बात सुनकर माँ बहुत परेशान हो गई थी। फिर माँ खामोश हो गई। 2-3 दिन तक माँ बहुत परेशान रही। माँ मुझसे कहने लगी कि बेटी, तुम कभी मुझसे नफरत तो नहीं करोगी? मैं उनकी बात से हैरान हो गई और उनकी तरफ देखने लगी। मैंने उनसे कहा, माँ, आपको क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं आपसे नफरत क्यों करने लगी? आप मेरी माँ हैं और आपने मुझे इस दुनिया की कड़ी धूप से बचाया है। मैं आपसे नफरत करना तो दूर, आपके बारे में कुछ गलत भी नहीं सोच सकती, चाहे आप जैसी भी हों, लेकिन आप मेरी माँ हैं। मेरी माँ ने मुझे रोते हुए देखने लगी और मुझसे कहने लगी कि ठीक है महिमा, मुझे पता है तुम कभी भी नहीं बदलोगी और अगर तुम बदल गई तो मैं उसी दिन इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मैंने माँ से हंसते हुए कहा, क्या हुआ है माँ, आप मुझे धमकी दे रही हो? मेरी इस बात पर माँ चुप हो गई थी, मगर मुझे उनकी आंखों में एक परेशानी नजर आ रही थी, जो वह मुझे बता रही थी कि फिर एक हफ्ता गुजर गया। माँ ने मुझे एक
और खबर सुनाई। उन्होंने मुझसे कहा कि महिमा, मैं घर के बीच में पर्दा लगाना चाहती हूँ, लेकिन हमें उन लोगों को इस घर में जगह देना बहुत ज़रूरी है। मैंने माँ से कहा, क्यों माँ, आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है हमारे पास? पैसों की इतनी कमी भी नहीं है कि आप इस मकान को आधा-आधा करो। आप उस मकान मालिक को समझा क्यों नहीं देती? माँ ने मुझे कहा, बेटी तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, हमारे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें उन लोगों को इस घर में जगह देनी पड़ेगी। मकान मालिक मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब मैं माँ से क्या जिद कर सकती थी? आखिर वह भी उस मकान मालिक से मजबूर थी। कुछ दिन से मैं एक बात नोटिस कर रही थी कि हमारे घर काफ़ी तरह-तरह के पकवान बन रहे थे। दूध, सब्जी, चावल, फल, हमारे घर में हर तरह की चीज़ मौजूद थी। हमारे घर में किसी तरह की भी कोई तंगी नहीं थी और माँ हमेशा एक ही बात किया करती थी कि ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है। काफ़ी दिनों से मैं ये सब कुछ होता देख रही थी। मैं यहाँ आए 3 साल गुजर चुके थे। जब हम लोग यहाँ आए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे अब हमारे घर के हालात सुधर चुके थे। माँ ने 25,000 का फ्रिज भी ले लिया था और घर में टीवी, कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन भी मौजूद थी। घर में नए सोफ़े भी डलवा दिए थे। मेरी फ़ीस भी माँ हर महीने जमा करती थी, जबकि एक कमरे में मेहमानों के लिए सजा दिया गया था। मगर माँ न जाने भगवान के आगे बैठकर अपनी कौन सी गलती की माफ़ी मांगती रहती थी और मुझे भी यही कहती रहती थी कि तुम भी मुझे माफ़ कर देना। जब मैं उनसे कहती कि आप कौन सी गलती की बात करती हैं, तब वह कहती हैं कि वही गलती जो मैंने उस गांव को छोड़ने की बात की थी। मैं बिना बताए उस गांव से चली आई थी, इसीलिए मुझे ऐसा लगता था कि माँ मुझसे ज़रूर झूठ बोलती हैं। माँ मुझे यही कहा करती थी कि बेटी, तुम कभी भी लोगों की बातों में मत आना। ना जाने माँ कैसी-कैसी बातें किया करती थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता था, बल्कि घर का माहौल कुछ अजीब सा होने लगा था। घर में नई-नई चीज़ों का होना और माँ भी मुझे नए-नए कपड़े लाकर देती थी। हमारे घर में खाने-पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत की बात तो ये थी कि घर में कोई कमाने वाला नहीं था, फिर भी ना जाने इतने पैसे कहाँ से आते थे। मैं बस यही सोचती रहती थी कि माँ यह सब कुछ कैसे करती हैं। और एक और चौंकाने वाली बात तो यह थी कि माँ को घर का राशन लाने के लिए भी घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता था। मैं हमेशा यही देखती थी कि हमारे ड्राइंग रूम में फ्रूट्स और हर तरह का राशन भरा हुआ रहता था। एक दिन मेरे स्कूल की छुट्टी थी। मैं सुबह उठकर ड्राइंग रूम में सफाई करने के लिए जा रही थी। तभी अचानक माँ ने मुझे ड्राइंग रूम में सफाई करने से मना कर दिया और कहने लगी, महिमा, इस कमरे की सफाई मैं खुद कर लूँगी, तुम जाकर अपने कमरे की सफाई कर लो। माँ का ऐसा अजीब व्यवहार अब मुझे शक में डाल रहा था। मैं उनके बारे में कुछ अजीब-अजीब बातें सोचने लगी थी। फिर माँ बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। उनके बाथरूम में जाते ही मैं ड्राइंग रूम में घुस गई। मैंने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर तो बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। एक तरफ फल और बहुत सारा राशन पड़ा हुआ था। साथ ही एक डायरी भी रखी हुई थी। उस पर ना जाने किस किस चीज़ का हिसाब-किताब लिखा हुआ था, लेकिन वह सारी चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैं अभी वह डायरी देख ही रही थी कि इतने में माँ फ़ौरन से ड्राइंग रूम में आ गई और मुझे डांटते हुए कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था कि इस कमरे में मत आना, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। तुम मेरी कोई बात नहीं सुनती हो। मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ की किसी भी चीज़ को मत छेड़ना। इसकी सफाई मैं खुद कर लूँगी। फिर भी तुम यहाँ पर कमरे में चली आई। माँ मुझ पर बहुत गुस्सा कर रही थी। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर खींचती हुई ले आई। मैंने माँ से कहा, माँ, क्या हो गया है आपको? मैं इस कमरे में ही तो आई थी, किसी और के घर तो नहीं गई। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो माँ? तभी मेरे गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा। मैं हैरान होकर उन माँ की तरफ देखती रह गई। मुझसे गुस्से में कहने लगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे मत सिखाओ और अपने कमरे में जाओ। माँ ने मुझे सख्ती से कहा। अब तो माँ की सारी बातें मेरी समझ से बाहर हो गई थी। हालांकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने कमरे में जाकर खूब रोने लगी। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि मैं उनकी इकलौती बेटी थी और अपने पिता से भी दूर थी। मैं एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। मुझे अपनी माँ से इस थप्पड़ की उम्मीद नहीं थी, मगर मेरी माँ को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। बस वह हमेशा मुझे डांटती ही रहती थी और कहती रहती थी कि तुम बेवजह हर बात पर मत बोला करो। 2 दिन तक मैं अपनी माँ से नाराज़ रही, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि वह आखिर मेरी इतनी छोटी सी बात पर मुझे थप्पड़ कैसे मार सकती हैं। रात के वक्त जब माँ मेरे कमरे में खाना लेकर आई, मैंने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था। माँ मुझसे माफ़ी मांगने लगी। इन दिनों मैं काफ़ी परेशान चल रही हूँ, इसलिए मेरे गलती से तुम पर हाथ उठ गया था। तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं माँ को ऐसे माफ़ी मांगते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें गले से लगाया और खाना भी खा लिया।
उस दिन के बाद से ही माँ मुझे कोई बात बुरी नहीं लगती। एक दिन अपने कमरे में बैठी हुई थी, सोच रही थी कि उस दिन कोई तो बात थी जो माँ मुझे गुस्से में आकर थप्पड़ मारा था। कोई तो बात है जो उनको मेरी बात परेशान करती है, वरना कोई भी माँ अपनी बेटी को सिर्फ एक कमरे में जाने की वजह से क्यों थप्पड़ मारेगी। ना जाने वह किस बात से परेशान है, वह अपनी परेशानी मुझे बताती भी नहीं है। हर वक्त किसी गहरी सोच में डूबी रहती हैं। जब मैं उनसे बात करना चाहती हूँ तो वह चौंक जाया करती थी। माँ ने कुछ दिनों के बाद घर के बीच में पर्दा लगा दिया था। मैंने माँ से पूछा, यह क्या है? वह तो कहने लगी कि मकान मालिक ने सख्ती से कह दिया है कि इस घर में एक और किराएदार भी हमारे साथ आकर रहेंगे। मैंने माँ को कहा, माँ आपने उस मकान मालिक से यह नहीं कहा कि हम उसको पूरे मकान का किराया देते तो हैं, फिर क्यों इस घर में कोई और आकर रहेगा? माँ कहने लगी, मैंने उस मकान मालिक को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह मान नहीं रहा। उसने मुझसे कहा कि तुम चाहो तो किराया आधा कर सकती हो, मगर ये लोग यहीं इसी घर में रहेंगे क्योंकि उस मकान मालिक के रिश्तेदार हैं, और वैसे भी मोहल्ले वालों का कहना है कि वह अजनबी लोगों को अपना मकान किराए पर नहीं दे सकते, इसलिए वह उन लोगों पर भरोसा करके उनको हमारे घर में ही रखना चाहता है। मैंने माँ को कहा, इसके रिश्तेदार यहाँ आ ही क्यों रहे हैं? जहाँ पर रहते हैं वहीं रह सकते हैं। माँ मुझे कहने लगी, बेटी ये उनका आपसी मामला है, अब ये घर हमारा होता तो हम इसमें अपने हिसाब से रह सकते थे, जबकि यह किराए का मकान है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने माँ से कहा, माँ हम इतने वक्त से इस मकान में रह रहे हैं, फिर भी उसे मकान मालिक ने हमारी बात नहीं मानी। इस पर माँ ने नज़र झुका ली और धीमी आवाज़ में कहने लगी, हाँ पता नहीं लोग हमें क्या समझते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि हम यहाँ रहने के काबिल नहीं हैं। मकान मालिक कहता है कि तुम लोग या तो मकान को छोड़कर चली जाओ या तो फिर अपने साथ किसी और को भी रखो, वरना मैं तुम लोगों को इस घर से निकाल दूंगा। यह बात सुनकर तो अब मुझे माँ पर ही शक होने लगा था, क्योंकि आज तक मकान मालिक हमारे घर पर नहीं आया था और ना ही उसने हमसे आकर किराया मांगा था। माँ हर महीने उसके घर जाकर किराया देकर आई थी, मगर फिर भी वह ऐसी बातें कर रहा था, जबकि ऐसी बातें करने का उसका कोई मतलब भी नहीं बनता था। खैर, मुझे अपनी माँ पर यकीन नहीं आ रहा था और ना ही उस मकान मालिक की बात पर। मैंने माँ से वादा किया और कह दिया कि मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी, जैसा भी हुआ मैं इस घर में गुजारा कर लूंगी। माँ ने मेरा माथा चूमा और मुझे बहुत सारा प्यार करने लगी और कहने लगी, बस महिमा, अगर हम लोग यहाँ पर कुछ साल और रहें तो हमारे पास इतना सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, इसके बाद हम अपना घर भी खरीद लेंगे। मैं माँ से कहने लगी, क्यों, इस घर में ऐसा क्या है कि हमारे पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा? माँ मेरी बात सुनकर घबरा गई, जैसे उनके मुंह से यह बात गलती से निकल गई हो। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं बेटा, कुछ नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। माँ यह बात कहकर चली तो गई थी, लेकिन मुझे अजीब सा महसूस होने लगा था। थोड़ी ही देर के बाद माँ ने उस पर्दे को दीवार से लगा दिया और फिर दूसरे किराएदार हमारे घर आकर रहने लगे। अब हम आधे घर में रहते थे, जबकि इससे पहले मैं पूरे घर में फिरा करती थी। लेकिन अब माँ ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि अब तुम सीधे ही कॉलेज से अपने घर में घुस जाया करो, अपने कमरे से बाहर भी मत आना, खाना भी खुद बनाकर मैं तुम्हारे कमरे में ले आया करूँगी, क्योंकि अब हमारा किचन भी वह एक ही होगा। वह नए किराएदार की पत्नी भी मेरे साथ ही इस किचन में खाना बनाया करेगी, तो इसलिए तुम कमरे से बाहर मत आना और ना ही किचन में आना जाना। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो मैं तुम्हें लाकर दूंगी, तुम बस अपनी पढ़ाई करो, फिर जब तुम पढ़ लिख कर अच्छी डॉक्टर बन जाओगी तो मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। माँ की इन बातों से मुझे हिम्मत मिलती थी। मैं रोज़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी थी, मगर माँ का व्यवहार बहुत बदला बदला हुआ सा लग रहा था। इससे पहले वह मेरे कमरे में नहीं आती थी, क्योंकि अब हमारे हिस्से में एक कमरा आया था, तो इसलिए माँ रात के 9 बजे ही मेरे कमरे में आ गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि महिमा, कमरे की लाइट बंद कर दो, अब हमें सो जाना चाहिए। मैंने माँ से कहने लगी, आप तो रात के 11 बजे तक जागती हैं। मैं हैरत से माँ से कहने लगी। माँ ने मुझसे कहा कि हाँ, मगर मुझे आज जल्दी नींद आ रही है। मैंने लाइट बंद कर दी। माँ ने मुझसे कमरे की लाइट तो बंद करवा दी थी, लेकिन वह खुद सो नहीं रही थी। कमरे में अजीब सी खटपट की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई इधर से उधर कोई चीज़ रख रहा हो। मैंने माँ से पूछा, माँ यह कैसी आवाज़ है? तो माँ मुझे डांटने लगी, कहने लगी, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें क्या परेशानी है, मैं कुछ भी करूं। मैं डर के मारे खामोश हो गई थी। थोड़ी देर के बाद मुझे अपने बेड के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था।
था। मैंने अंधेरे में ऐसे महसूस करते हुए अपने बेड के नीचे हाथ लगाया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बेड के नीचे कोई ठंडी-ठंडी चीज़ है। मैंने हाथ लगाकर इस चीज़ को और ज़्यादा महसूस करने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मुझे एकदम से डाँट दिया और कहने लगी कि क्या कर रही हो? इतनी रात हो चुकी है, आराम से सो नहीं सकती हो? मुझे समझ नहीं आया कि माँ को आखिर कैसे पता चला कि मैं अपना हाथ नीचे रख रही थी। मैं हैरान हो गई, लेकिन फिर मैं सो गई। लेकिन 2 दिन के बाद मैं इस बात को भूल चुकी थी। अब तो माँ रोज़ रात को ही मेरे कमरे में आकर कहने लगती, चलो तुमने बहुत पढ़ लिया, अब तुम अपनी किताबें बंद करो ताकि मैं कमरे की लाइट बंद करूँ और हम सो जाएं। वैसे भी अब बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आने लगा है। मुझे हैरानी होती थी कि माँ ने कभी मुझे पढ़ने के लिए मना नहीं किया था। चाहे मैं कितनी भी रात तक पढ़ाई करती, बल्कि वह तो हमेशा यही कहा करती थी कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। मगर अब तो वह मुझे पढ़ने ही नहीं देती थी। रात के 9 बजते ही फ़ौरन कमरे की जाकर लाइट बंद करने को कह दिया करती थी और कहती थी कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ, जबकि पूरी रात वह सोती भी नहीं थी। मुझे भी महसूस होता था कि माँ जग रही है, मगर माँ ने कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया। एक दिन मैंने सोचा कि आज मैं अपने कमरे में मौजूद सारी चीज़ों को चेक करूँगी, चाहे आज माँ को अच्छा लगे या बुरा लगे। उनके बाथरूम में जाते ही मैंने कमरे की लाइट जला दी और गौर से पूरे कमरे की तलाशी लेने लगी, लेकिन कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर मुझे शक होता। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे बेड के नीचे कोई ठंडी-ठंडी चीज़ होती थी। फिर मैं अपने बेड के नीचे कोई ठंडी-ठंडी सी चीज़ होती है। फिर मैंने अपने बेड के नीचे चेक किया। मैंने देखा कि बेड के नीचे एक बड़ा-सा बैग था। मैं उस बैग को खोलने ही वाली थी कि इतनी देर में माँ बाथरूम से वापस आ गई। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट बंद की और बेड पर जाकर लेट गई। लेकिन अब मेरे दिमाग में बार-बार उस बैग को खोलने का ख़्याल आ रहा था। सुबह होते ही जब मैं कमरे से बाहर गई तो मैंने उस बैग को खोलना शुरू कर दिया। मैंने बैग को खोला तो उसमें छोटे-छोटे पैकेट रखे हुए थे। मैंने एक पैकेट को खोला, उसमें देखा कि उसके अंदर कोई सफ़ेद-सफ़ेद सा पाउडर था, जिसको देखकर मैं समझ नहीं सकी कि यह क्या चीज़ है। मगर मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में ज़रूर पता लगाऊंगी। आखिर इसमें क्या है, यह क्या चीज़ है। बैग में से एक पैकेट मैंने निकाल लिया और उस पैकेट को कॉलेज लेकर चली गई। उस पैकेट में क्या था मैं नहीं जानती थी। मैंने जाकर वह पैकेट अपनी टीचर को दिखा दिया। मेरे हाथ में वह पैकेट देखते ही वह चौंक गई और कहने लगी, यह तुम्हें कहाँ से मिला? मैं उनके अंदाज से समझ गई थी कि मेरे हाथ में जो चीज़ है वह कोई मामूली चीज़ नहीं है। मैंने टीचर से कहा, टीचर यह मुझे बाहर से मिला है। टीचर ने मेरे हाथ से वह पैकेट ले लिया और कहने लगी, आइंदा से रास्ते में ऐसी वैसी पड़ी हुई कोई भी चीज़ मत उठाना महिमा। तुम जैसी जवान लड़कियों के लिए यह चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने उनसे कहा, टीचर आखिर यह चीज़ है क्या? उन्होंने मुझसे कहा, यह ड्रग्स है। जिसने भी यह रास्ते में रखा होगा ज़रूर वह इस चीज़ का नशा करता होगा, वरना कोई आम आदमी नशा नहीं करता। मैं अपने टीचर की बात सुनकर हैरान रह गई और घर जाते ही माँ के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ मेरे बेड के नीचे उस बैग में क्या रखा है? माँ कहने लगी, नहीं तो उसमें कुछ भी नहीं है। मैंने माँ से कहा, आप अब आपका झूठ और दिन नहीं टिक सकता। मुझे पता है उस बैग में ड्रग्स है। माँ ने घबराकर मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और कहने लगी, क्या कह रही हो बेटी, पागल तो नहीं हो गई हो क्या? यह लोग सुन लेंगे, इसलिए तो मकान मालिक को हम पर शक हो गया है कि मैं यह नशा बेचती हूँ। तभी तो उस मकान मालिक ने इन लोगों को इस घर में रखा है ताकि यह लोग हम पर नज़र रख सके। और तुम आकर सारा भांडा फोड़ रही हो और चीख-चीख कर अपने राज उन लोगों को बताना चाह रही हो। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गई। मैंने माँ से कहा, मगर माँ आप ऐसा काम करती क्यों हैं? क्या आप भी नशा करती हैं? माँ ने मुझसे कहा, नहीं नहीं महिमा, मैं नशा नहीं करती, यह नशा नहीं है, यह एक दवाई है। यह दवाई बहुत कीमती है, फिर भी लोग इसको खरीदते हैं। मैं इसे बेचती हूँ और इसी से पैसे कमाती हूँ। क्या करती बेटी, मुझे तेरी पढ़ाई का खर्च भी तो उठाना था। मैं अगर तेरी शिक्षा के बारे में ना सोचती तो मुझे यह सब कुछ नहीं करना पड़ता। मैं माँ से कहने लगी कि माँ आप मेरी पढ़ाई का बहाना मत बनाओ, आपने हर तरह की ऐश आराम इकट्ठा करने के लिए ही यह सब कुछ किया है। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी माँ गैर कानूनी काम करे और गैर कानूनी काम करके ही पैसे कमाए। मैं अपनी माँ से बहुत नाराज़ हूँ। मैं कॉलेज जाना भी छोड़ दिया है। मैंने अपनी माँ को 5 दिन का समय दिया। अगर वह इस काम को छोड़ देती है तो मैं उनके साथ इस घर में रहूँगी, और अगर उन्होंने यह काम नहीं छोड़ा तो मैं घर को और माँ को छोड़कर चली जाऊँगी। माँ मेरी इस धमकी से काफ़ी डर गई थी।
उनका कहना है कि अगर यह गैर कानूनी काम करना बंद कर दिया तो मेरी पढ़ाई भी रुक जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ की बदनामी हो, लोग उनको गलत समझे। अगर इस दुनिया को पता चल गया तो मेरी माँ की बहुत बेइज्जती होगी। अब आप लोग ही बताएं कि मैं अपनी माँ के साथ क्या करूं। मैं अपनी माँ को जेल भी नहीं भिजवा सकती क्योंकि मेरी माँ ने मेरे लिए काफ़ी परेशानियां उठाई हैं और मैं अपनी माँ के बगैर अकेले अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। अगर माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया तो मैं उनको माफ़ कर दूंगी। कुछ दिनों के बाद ऐसा ही हुआ। माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने माँ को कहा, हम इज्जत से पैसा कमाएंगे, मैं कोई छोटी मोटी जॉब करके अपनी पढ़ाई को का खर्च उठा लूँगी, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब यह सवाल था कि हम इतने सारे पैकेट का क्या करते। रात के वक्त हमने उन सारे पैकेट को पानी में बहा दिया ताकि किसी को पता ना चले। अब मेरी माँ और मैं इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे घर में पैसों की थोड़ी कमी तो हो गई है, लेकिन अब हम किसी भी बात का डर नहीं रहते। मेरी माँ को भी अब बेफ़िक्र हो गई हैं। मैं भी कुछ समय के बाद डॉक्टर बन के अपने घर के हालात संभाल लूँगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।